नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में लोग क्लास 10th वाले बच्चे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में ना आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कल की वीडियो के द्वारा हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के तक पहुंचाए थे और आज की वीडियो हम कुछ क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपने वाला है, जो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट का नहीं देखे तो अभी जाके देखिए उसको। हम पांचों का पांचों सेट पूरा क्लियर कराए हुए हैं, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें से 40 में 40 नंबर आपका आ जाएगा। 10, 12, 15 मिनट का वीडियो है, एक वीडियो, उसको जाके आप देखेंगे तो सारा क्लियर वहां से हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको दे ही रहे, कल एक वीडियो के माध्यम से दिए थे और आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 में पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और इसको याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों को, आप लोगों के, ताकि आपके माइंड में पूरा से सेट हो जाए, आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरा यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को बनाना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है, तो इस तरह से तो आप घुमा सकते हैं ना, लेकिन इसका एरो पे ध्यान रखिएगा कि एरो देखिए दोनों एक ही तरफ है ना, इस तरह से है, इस तरह से, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। और इधर से देखिएगा, यहाँ से जो देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, इधर से जा रहा है और इधर होके निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साउथ एंड नॉर्थ पोल है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्या हुआ है, इस तरह से ये चारों चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर क्या है, रेखाएं खींची हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने फिगर को बना दीजिएगा, समझ में आ गया। तो किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस तरह से आपको खींचना। अगर इस क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन आ गया, तो आप लोगों ने इस तरह से फिगर बना के और इस तरह से नीचे एक लाइन लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय या फिर क्या है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन देगा, क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं और ये क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय। तो इसका एक ही मीनिंग होता है, इससे आपको घबराना नहीं है, बस इसका आंसर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर जो आपका दिया हुआ है कि नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलती रहती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। फिर सुनिएगा, नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलती रहती है, उसे नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, जल वस्तु प्रकाश के केंद्र O और फोकस F के बीच रखा जाता है। तो इस तरह से आपको इस तरह से फिगर बनाना है, किसका, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, जल, यहाँ पे होगा जब, होगा यहाँ पे जब वस्तु प्रकाश केंद्र O, यहाँ पे जब होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, जब वस्तु प्रकाश केंद्र O और फोकस F के बीच में रखा गया। तो इस तरह से आपको फिगर इस तरह से बना के दिखा देना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है। इस तरह से आपको फिगर यहाँ से दिखा देना है बना के, पूरा इस तरह से याद रहेगा। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में आ सकता है, इसको बना के आपको दिखा देना, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वायु में जलने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल पूछा जाता है। जब हम एग्जाम दिए थे उस टाइम भी ये क्वेश्चन हमको मिला था, ठीक है, तो आप लोगों को मिल सकता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। क्या है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो एक अधिक क्रियाशील धातु है, जो वायु से अभिक्रिया करके, जो क्या करता है, वायु से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है। यह मैग्नीशियम रिबन को जलाने में बाधा
बाधा पहुंचाती है। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, मैग्नीशियम रिबन एक अच्छी क्रियाशील धातु है, एक अधिक क्रियाशील धातु है जो वायु से अभिक्रिया करके अपने पृष्ठ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा लेती है। यह मैग्नीशियम रिबन को जलाने में बाधा पहुंचाती है। यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, इसको समझते हैं। आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। क्या होता है? आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ऐसा आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पे समझिए, शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली तंत्रिकाएं आकर मेरुरज्जु में मिलती है। कहाँ? मेरुरज्जु में मिलती है, जहाँ प्रतिवर्ती चाप बनता है। क्या होता है? जहाँ प्रतिवर्ती चाप बनता है, किसी संवेदना के प्रति अनुक्रिया की सूचना बाद में मस्तिष्क को दे दी जाती है, जहाँ उनका पुनः विश्लेषण होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए का फुल फॉर्म का कोई कमेंट में जवाब दीजिएगा। डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको उत्तर को समझते हैं। डीएनए प्रजनन की मूल घटना है। डीएनए क्या है? प्रजनन की मूल घटना है, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। क्या होता है? जिससे क्या होता है? उसका शरीर की वृद्धि होती है। उससे किससे? डीएनए से। डीएनए क्या? एक प्रजनन की मूल घटना है, जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बढ़ने से नहीं कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा इसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। ठीक है, डीएनए के बिना क्या होता है? कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। समझ में आ गया? उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक ही बिंदु फोकस पर मिलती है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से खेलती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? अवतल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से खेलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध खून को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का मूल प्रतिरोध ए में देखिएगा 4 ओम, बी 1 ओम हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका कैलकुलेशन दे रखा है कि पहले 3 तथा 6 को प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 3 तथा 6 के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि 1/r बराबर क्या, तो 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1/r, तो r का वैल्यू क्या 3 है और 6 है। ठीक है, यहाँ पे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6 को जब सोल्यूशन करेंगे कितना होगा? 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 2 + 1 और 3/6 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब इस प्रकार प्राप्त 2 ओम और 2 ओम से प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, अब तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर, इसको जब जोड़ दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6/6 यानी कि 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चुंबकीय बल रेखा क्या है। चुंबकीय बल रेखा क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख
चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। तो यहाँ पे देखिए उत्तर को समझिए। चुंबक के चारों ओर वह चित्र जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। चुंबक के चारों ओर वह चित्र जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित गुण है। यहाँ पे देखिए ये बंद वक्र है। क्या है चुंबकीय क्षेत्र? ये क्या है? ये बंद वक्र है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव के निकट, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्रुव के निकट क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अधिक होता है। ध्रुव के निकट क्षेत्र रेखाएं धनात्मक अधिक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर क्या कर क्षेत्र की दिशा बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र रेखा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता का सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित गुणों को समझ लिए। आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके किसी यौगिक के एक बड़े अणु का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया में किसी यौगिक का एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2H2 प्लस O2 को जब रिएक्शन कराएगा तो यहाँ पे क्या बना? 2H2O बना। ठीक है, 2H2O बना। फिर से देखिएगा 2H2O जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? एक संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। तो ये आप समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो यहाँ पे समझिएगा मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन। ठीक है, अमाशय फिर से यहाँ पे सुनिएगा, अमाशय फिर से मिलने पर वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण, पायसीकरण मतलब इमल्सीकरण होता है। अग्नाशय क्रस में अग्नाशय क्रस में ज़्यादा जूम हो गया। अग्नाशय क्रस में पाए जाने वाले लाइव पेज नामक पाचक रस सिक्री त्वचा को वसीय अम्ल और गिल्सरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल और गिल्सरॉल छोटी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाने वाले लिम्फ वाहिनी में सोख दिए जाते हैं जहां से वे रुधिर में पहुंच जाते हैं। यह प्रकरण रुद्रांश के अग्रभाग में होता है। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है? रुद्रांश के अग्रभाग में होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर से सुनिएगा, अमाशय फिर से यहाँ पे देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन कैसे होता है इसको समझिएगा। कि अमाशय फिर से मिलने पर वो वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण होता है। अग्नाशय क्रस में पाए जाने वाले लाइव पेज नामक पाचक रस सिक्री त्वचा को वसीय अम्ल और गिल्सरॉल में बदल देता है। वसीय अम्ल को गिल्सरॉल, यहाँ पे गिल होगा, गिल्सरॉल छोटी आंत में पाए जाते हैं और छोटी आंत में पाए जाने वाले लिम्फ वाहिनी में सोख लिए जाते हैं जहां से वे रुधिर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यह प्रकरण रुद्रांश के अग्रभाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है, इसके दो उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, पौधों के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, पौधे के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जिब्बेरेलिन। ठीक है, ऑक्सीजन पहला है और जिब्बेरेलिन। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, वह विकास प्रकरण के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि इसका जो आंसर होगा आपका भूतकालीन जंतुओं और पौधे के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा भूतकालीन यानी कि बहुत पहले, भूतकालीन जंतुओं और पौधे के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म जैव विकास होगा यहाँ पे। जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई है। यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट दे रखा है, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी और परंतु अब लुप्त हो गई है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिलते हैं जो एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके फॉसिल्स निकाले जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स लाने की गारंटी, अगर आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम देने में बहुत मजा आने वाला है। आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होने वाला अगर आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि 5 मीटर लंबा कोई भीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है जो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने इस फिगर को वहां पे पहला या दूसरा क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे दिया एक न्यूमेरिकल टाइप, उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखिए कि लेंस, यहाँ पे देखिए जो फिगर है आप लोगों ने फिगर को बना लिए होंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से, तो हम जैसे कि आपको दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है, सभी का मान दे रखा है कि f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, u बराबर कितना है -25 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका जो फिगर है ये क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस का ये फिगर है। यहाँ पे f1 है, यहाँ पे 2f1 है या f1 है और यहाँ पे f2 है और ये 10 सेंटीमीटर इधर है और इधर भी कितना है 10 सेंटीमीटर। f1 से इसके उत्तल लेंस की दूरी 10 सेंटीमीटर और f2 से भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो 25 सेंटीमीटर है यहाँ से उत्तल लेंस से लेकर यहाँ तक इसका 2f1 का जो दूरी है ये क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करते हैं। लेंस सूत्र का फॉर्मूला आप लोगों ने जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u ये क्या होता है, इसका लेंस सूत्र होता है। क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है। और इसको जब हम 1/v को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u और इसके मान को जब पुट करेंगे तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूसरी ओर 16.7 सेंटीमीटर पर f2 तथा 2f2 के बीच, यानी कि f2 और 2f2 के बीच का यहाँ पे लेंस की दूसरी ओर 16 सेंटीमीटर यहाँ पे निकला ना, 16.67 सेंटीमीटर जो निकला यहाँ पे, उसके बीच में अब निकालना है कि प्रतिबिंब की साइज कितना है। यहाँ पे m बराबर vu बराबर h/h डैश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50/3 किसका निकला था, यहाँ पे देखिएगा 50/3 v बराबर निकला था ना। 50/3 किसका वैल्यू है, v का था। ठीक है, और यहाँ पे और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 3/25 है। कितना है 3/25 है। और जब इसको बराबर करेंगे और h का वैल्यू किया h डैश का वैल्यू -2 और यहाँ पे 5, हाँ h का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई 16.66 सेंटीमीटर दायां और प्रकृति
माइनस वास्तविक और उल्टा, ठीक है, आकार माइनस वास्तु से छोटा, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने पूरी न्यूमेरिकल को अच्छे से बना लीजिएगा, जो कि हम सॉल्यूशन करके आपको आपके पेज पे दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और भी क्वेश्चन इसको देखना है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख, अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको एक्स्ट्रा अलग करके एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिएगा समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखे थे। यहाँ पे देखिए समावयवता ऐसे विभिन्न यौगिक, जूम करते हैं थोड़ा, समावयवता ऐसे विभिन्न यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयन अर्थात समावयव लाते हैं और इस घटना के क्रम को समावयवता कहते हैं, ठीक है। देखिए पेंटेन का जो था C5H12 के अवयवों के नाम एवं संरचना सूत्र को लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए C5 यहाँ पे देखिए C कितना है 5 और H कितना है 12 है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है नॉर्मल, ये पेंटेन है, क्या है नॉर्मल पेंटेन इसका नाम है। और नेक्स्ट पाते हैं कि C5 यहाँ पे देखिए C यहाँ पे 4 है और एक C यहाँ पे, तो और H कितना है 12 है, तो इसका आइसो पेंटेन का ये फॉर्मूला होता है और स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये किसका संरचना सूत्र है, किसका आइसो पेंटेन का। और यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर पे नियो पेंटेन, जो कि C5 और H 12 के रूप में भी इसको इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पेंटेन का इस तरह से बनेगा और आइसो पेंटेन का इस तरह से बनेगा और नियो पेंटेन का इस तरह से संरचना सूत्र बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए आज के वीडियो में लेके आए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत देखना जरूरी है। आपके लिए सारे बच्चे, आपके जितने भी दोस्त भाई है, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे अच्छे से इसको देख ले और अपने एग्जाम को पूरे अच्छे से फोड़ के आए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धातु एवं अधातु में भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए धातु और अधातु को समझते हैं। यहाँ पे देखिए भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, ठीक है। धातुएं अधातवर्त एवं तन्य होती है। धातु क्या होता है? अधातवर्त एवं तन्य होती है। अधातुएं अधातवर्त एवं तन्य नहीं होते, यह भंगुर होते हैं। क्या होता है? अधातु जो होते हैं क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, ठीक है। धातु देखिएगा, धातु उष्मा एवं विद्युतीय का सुचालक होती है। धातु जो होता है उष्मा का क्या होता है? विद्युत उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि धातु से क्या होता है? विद्युत का ये क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका है अधातु का। अधातु उष्मा एवं अधातु उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रासायनिक गुणों के आधार पर इसका अंतर, हर एक पॉइंट को अलग अलग कर दिया आपके लिए ताकि आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आ जाए, ठीक है। आइए यहाँ पे धातुएं में विद्युतीय धनात्मक होते हैं। धातु में क्या होते हैं? विद्युतीय धनात्मक होते, जैसे Na+, Ca++ आदि, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या करते हैं? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। और यहाँ पे देखिएगा धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, जैसे -O2 Cl भी पावर माइनस है, ठीक है, आदि। तो यहाँ पे देखिए अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? यहाँ पे समझिएगा फिर से, एक धातुएं विद्युत ऋणात्मक, विद्युतीय, थोड़ी टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक किया जो कि मतलब नहीं होता, अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो समझिएगा अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है और जैसे O2 Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ये क्या है? ऋणात्मक है। और यहाँ पे देखिएगा अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। और धातु क्या बनाती है? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है और अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया है। 2Mg + O2 को जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे क्या बना? 2MgO बना। क्या बना? 2MgO बना, जैसे। और इसका देखिएगा S + O2 को जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पे क्या बना? SO2 बना, ठीक है। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिए एक फिगर और भी आ गया। हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से मानव
पाचन तंत्र का कुछ फिगर पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र यानी कि नाम के साथ उसका चित्र को बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों ने अच्छे से इस तरह से बना के अगर आप आंसर को करेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम है इसको समझते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, ये जो है ये पॉइंट देख रहे हैं ना, अधिवृक्क ग्रंथि, ये है वृक्क धमनी, ये है वृक्क शिरा और ये है वृक्क, ठीक है, यानी कि किडनी, ठीक है। चलिए ये क्या है, वृक्क शिरा है, वृक्क धमनी है और ये वृक्क अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है। इधर आते हैं पृष्ठ महाधमनी, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये पॉइंट है पृष्ठ महाधमनी, ठीक है। ये है मूत्र वाहिनी, ये क्या है, मूत्र वाहिनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मूत्राशय है, यहाँ पे क्या है, मूत्राशय है, ये मूत्र का मार्ग है, यहीं से लोग सुसु करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मूत्र मार्ग है और ये क्या है, मूत्राशय है। और यहाँ पे यहाँ देखिएगा ये क्या है, पस, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, पश्च महाशिरा है, ठीक है, पश्च महाशिरा है और ये है मेलविस है, क्या है, सॉरी पेल्विस है। और यहाँ पे देखिए ये क्या, मेंडुला है, यहाँ पे इस फिगर को देख रहे हैं जो मेंडुला यानी कि मध्याशय, मेंडुला, ये वलकुट है, ये क्या है, वलकुट है, ठीक है। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों ने, अगर इसको अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कहीं से ले लीजिएगा, गूगल से डाउनलोड करके, इस वहाँ से आप इस प्रश्न को बोलिएगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से इसका फिगर को बनाना है आपको और इसका नाम भी साथ साथ में लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये कि इस तरह से लिखना है कि मानव का उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मेंडल के प्रयोग से, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो के माध्यम से भी पढ़े थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के दो विकल्प जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधों एवं बौने पौधे का बीज संकरण कराया और पाया इसमें देखिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल भेजों वाले थे। इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोलाकार प्रभावी लक्षण है, ठीक है। और F2 पॉइंट पे देखिएगा, पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु बौने बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीजों वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकालता है कि विलक्षण वाले स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आज के, जो कल के आपके एग्जाम में 27 तारीख एग्जाम में आपका छपने वाला है, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इस फिगर को अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप लोग इसको कहीं से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये है पश्च महाशिरा, ठीक है, ये पेल्विस है और ये मेंडुला मध्याशय है, ये वलकुट है। और इधर का सारे पॉइंट को आपको बता दिए हैं। यहाँ पे क्या, अधिवृक्क ग्रंथि है, वृक्क धमनी है, वृक्क शिरा है, वृक्क है और ये पृष्ठ महाधमनी है, ये मूत्र वाहिनी है और ये मूत्राशय है, ठीक है। और ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। चलिए यानी कि हम लोगों ने इस तरह से जितने भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, पूरे 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके करना है और कमेंट करके बताना भी है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसको फिर से उस सवाल को फिर से आप तक पहुंचाने का पूरा सरल भाषा में कोशिश करेंगे। और अभी और एक पार्ट आपका और आने वाला है जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और एग्जाम देने जाएंगे तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी मतलब छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का बात जहां करते हैं, आपको मॉडल पेपर का 5 का 5 सेट हम पूरा क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। 5 सेट आपको देखना है, उससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जितने भी वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मिल रहा है इधर उधर से, तो आपको सब क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, ठीक है। सभी ने क्या किया है कि वहां से छांट के क्वेश्चन को और
एक अलग पेज में उसको टाइप करके और एक वीडियो बना दिया, तो ऐसा करने से कोई फायदा है नहीं। और 10 से 12 मिनट का सभी वीडियो है, तो 5 वीडियो में लगेगा आपको 10 से यानी 1 घंटा में आप 5 सेट देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा देंगे तो आपको 5 सेट यानी कि 40 क्वेश्चन का 40 का क्वेश्चन है 500 का, तो 200 क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ से 200 क्वेश्चन में आपका 40 क्वेश्चन एकदम आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस मॉडल पेपर को जाके देखिए, आपको पूरे 500 का 500 सेट कराए गए हैं और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप दे ही रहे, तो इसको आप लोगों ने कवर करते जाइए, आपका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।